अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट में एक मसरूफ़ तरीन दिन था। बहुत सारे केसेस थे और सारे ही अहम केसेस थे। उन तमाम तर केसेस की कोशिश करूंगी कि बहुत कम अल्फाज में बात कर सकूं। सबसे पहले तो सहाफ़ियों को जो JIT की जानिब से नामज़द किया गया, फिर FIA ने उनको तलबी के नोटिस जारी किए। उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने सूमोटो के साथ उस मामले को टेकअप किया और आज 2021 का वो सूमोटो नंबर 4 जो कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने उस वक्त लिया था जब अचानक से उनकी अदालत के जो रूटीन के केसेस थे वो ख़त्म होने के बाद सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी समेत जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ओहदेदार हैं, वो अचानक से उनकी अदालत में आए और उन्होंने आके चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा से ये मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। और वो दौर था इमरान खान का और उस वक्त जो मुख्तलिफ सहाफ़ी थे जिनमें आमिर मीर, इमरान शफ़क़त वगैरह को FIA की जानिब से नोटिस आ रहे थे और जो दीगर सहाफ़ी हैं जिनमें मतीउल्लाह जान और असद तूर हैं, उनको उठाया गया, मारा गया, अब्सार आलम को गोली मारी गई। ये मामला ला के रखा गया अदालत के सामने और चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने आज़ादी इज़हार राय का हवाला देते हुए, यानी आर्टिकल 19 और 19A का हवाला देते हुए सूमोटो लिया और सूमोटो लेकर जवाबात तलब किए। लेकिन फिर उस वक्त क्योंकि छुट्टियां चल रही थी अदालत की, अगस्त था 2021 का, और फिर जो उस वक्त के कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने 5 रुकनी बेंच बनाया। इसी मामले से चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रेशनरी पावर्स थी, यानी उनका जो अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार था, वो वाज़े हुआ और फिर जो सहाफ़ियों के अज़ खुद नोटिस का मामला था उसको जस्टिस एजाजुल एहसन के बेंच में मुकर्रर किया गया। और फिर उस बेंच में ये जो हमारे सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी थे, इन्होंने जाकर अपना मामला विड्रॉ कर लिया, लेकिन अदालत ने ये फैसला किया कि वो इस मामले को ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि जो अज़ खुद नोटिस ले लिया है उसकी पैरवी अदालत खुद ही करेगी, क्योंकि वो खुद ही कर सकती है। खैर, ये मामला फिर 2 साल से टेकअप नहीं हुआ और आज 2 साल बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा के अल्फाज में सर्दखाने से बरामद हुआ। और तब हुआ जब एक दफ़ा फिर FIA ने नोटिस जारी किए सहाफ़ियों को तलबी के। और मसला ये है कि कुछ सहाफ़ी जो कि उस वक्त भी ज़ेर अताब थे, वो आज भी ज़ेर अताब हैं, और कुछ जो बाकी सहाफ़ी थे जिनके मामले पर यह खुद नोटिस तब लिया गया था, वो अब तमाम तर जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनके फेवरेट बन चुके हैं। तो ये मामला आज जब टेकअप हुआ तो उम्मीद कुछ ये की जा रही थी कि शायद JIT की तश्कील और JIT की जानिब से जो जारी नोटिस हैं उन पर बात होगी, लेकिन बात फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने से ही शुरू हुई। और वो ये थी कि जब पहले ये मामला टेकअप किया गया था तो तब क्यों नहीं कार्रवाई करके ये बताया गया कि मतीउल्लाह जान को किसने उठाया, अब्सार आलम को गोली किसने मारी और असद तूर को घर आके किसने पीटा। और फिर इस पर विफाक से मांग लिया गया जवाब। और जवाब मांगने के साथ ये हुआ कि जो मौजूदा FIA के नोटिस हैं उसमें FIA हुकाम भी अदालत में मौजूद थे। उनको रोस्टम पर बुला के उनसे पूछा गया कि आप किसी सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो नहीं कर रहे, तो बताया ये गया कि सिर्फ जो तनकीद कर रहे हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन FIA के नोटिस जो जारी किए गए हैं उसमें जो कैंपेनिंग है उसके मामले पर जो है वो ये तमाम तर JIT तश्कील दी गई थी। हैरत अंगेज़ तौर पर अदालत में मौजूद किसी सहाफ़ी ने JIT की तश्कील के ऊपर एतराज़ नहीं उठाया, ना ही अदालत के अपने जजेस ने इस मामले पर बोला, बल्कि तमाम तर जो अदालती कार्रवाई थी वो लाइव भी नशर की गई। आपने देखी भी होगी कि वो हलवे के तौर पर उसमें सिर्फ ये डिस्कस होता रहा कि तनकीद बेशक करें। चीफ जस्टिस कहते हैं उन्हें तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गालम गलोच कर लें, आप कुछ भी कर लें, उनकी ज़ात तक ना उन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इदारों की तज़हीक नहीं करें, आप इदारों को मैलाइन नहीं करें। तो खैर, ये मुद्दा और ये राय उनकी गलत भी नहीं है, लेकिन क्या इस केस के अंदर जब जहाँ पर सहाफ़ियों को आप तलब कर रहे हैं उस केस में ये बात होनी चाहिए थी या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक गलती हम सहाफ़ियों की तरफ से भी है। चीफ जस्टिस कहते हैं ना कि हर एक को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, तो हम भी अपनी गलती ये तस्लीम करते हैं कि बगैर तैयारी के वहाँ खड़े होकर भी पर्सनल ग्रजेस के बारे में बात हो रही थी। इन सहाफ़ियों के बारे में हम बात करेंगे, इन सहाफ़ियों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सहाफ़ी जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं और ये वाले सहाफ़ी चिल्ड्रन ऑफ ग्रेटर गॉड हैं, तो हमें इनका मामला चाहिए। मुद्दा कुछ ये रखना चाहिए था कि चीफ जस्टिस के सामने ये कहा जाता कि आपके अपने कोर्ट रिपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके साथ ही बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कैंपेनिंग के अगर तो कोई सुराग JIT के पास है तो वो ज़रूर कार्रवाई करे, लेकिन पहले JIT ये बताए कि वो बनी किस कानून के तहत है, और अगर वो बना दी गई है तो उसकी तश्कील कैसे जो है वो की गई। और फिर अब जो सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए, इनमें ये तो बताया जाए कि सहाफ़ियों ने किया क्या है। आप सिर्फ सिंपली एक नोटिस भेज कर नहीं कह सकते कि फ़लाँ तारीख को आ जाए और आके आपसे सवाल जवाब होंगे। तो कोर्ट उस पर भी ये कहती है कि हम कैसे किसी इदारे को, यानी FIA को रोक दें सहाफ़ियों को बुलाने से। क्या पता किसी के खिलाफ कोई कत्ल केस हो, क्या पता कोई किसी के खिलाफ कोई इतना क्रिमिनल एक्टिविटी के मामले पर FIA बुला रही हो कि अदालत रोकते तो लगेगा कि
किसी के खिलाफ ठीक केस था तो भी रोक दिया। तो जो ये तासुर था कि शायद अदालत से कोई रिलीफ मिल जाएगा, सो सॉरी टू से, वो तासुर गलत है। रिलीफ नहीं मिलना, बल्कि जेआईटी मजीद मौसर तरीके से इस अदालती कार्रवाई की रोशनी में सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चला गया और कल जो अब ये केस दोबारा होगा उसमें कोई मामला दोबारा से अदालत के सामने ठोस तरीके से ना रखा गया। खैर, अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एफआईए हुकाम को सहाफ़ियों से मुलाकात करके दादरसी का भी कहा है, और कुछ सुनने में ये भी आया है कि एफआईए वाले कहते हैं कि आप अपने सहाफ़ियों का बता दें, हम उनका नाम निकाल देंगे। यानी कुछ पिक एंड चूज़ वाले मामलात भी हैं, और सो सॉरी टू से गलती सहाफ़ियों के अपने एंड से भी है। और अदालत ने जो ये मामला अब दोबारा से टेकअप किया है, ये जो सुमोटो था जिसको अदालत ने टेकअप 2021 में लिया और अब टेकअप किया, इसकी बुनियाद ठीक नहीं थी, और जब इसकी बुनियाद ठीक नहीं थी तो उसका कोई जो हासिल होगा वो भी दुरुस्त नहीं होगा। इतना कह के आज की बात को समेट रही हूँ, कल ये केस दोबारा होगा, इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। कुछ दीगर अहम केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का जो फैसला है वो कलअदम वो जो फैसला जो ट्रायल का फैसला किया गया था उसको कलअदम करार दिया था जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने, और सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 दिसंबर 2023 को अपने 23 अक्टूबर 2023 के फैसले को मुअत्तल किया और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी। तो खैर, इस दौरान फिर जो मेन पिटिशनर थे जवादिस ख्वाजा, उन्होंने 9 और 10 मई के वाक़यात में जो पीटीआई के मुख्तलिफ लोग कैद हैं उनके खिलाफ फौजी ट्रायल के मामले पर यह कह दिया था कि ये जो बेंच बनाया गया है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, ये बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं है और जस्टिस सरदार तारिक को इस मामले से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो आज हुआ कुछ यूँ कि मामला टेकअप हुआ, जवादिस ख्वाजा के वकील पेश हुए, उन्होंने बेंच की तश्कील पर और बेंच के सरबराह पर एतराज़ किया, और जस्टिस सरदार तारिक ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वफाक की और सूबाई हुकूमतों की, उनमें सुनने से माजरत कर ली। बेंच जो है वो टूट गया है और अब नया बेंच तश्कील देगी 3 रुकनी जजेस कमेटी, ये ऑर्डर किया गया है। और साथ ही ये भी कि जो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला अदालत ने मुअत्तल कर दिया था 13 दिसंबर को, वो फैसला बरकरार रहेगा। यानी आसान लफ्ज़ों में सिविलियंस का जो कि 9 और 10 मई के वाक़यात में पीटीआई के कारकुनान मिलिट्री तहवील में हैं, उनका फौजी ट्रायल जारी रहेगा, सज़ाएं नहीं सुनाई जाएंगी। ये एक मामला हुआ, और इसमें यह भी कि अब ये केस जो है वो इंतखाबात के बाद मुकर्रर होगा, क्योंकि पीटीआई के जो वकला हैं वो अपनी अपनी कैंपेनिंग में मसरूफ़ हैं और उन्होंने अदालत से इल्तवा की दरख्वास्त की थी, और मामले को अब इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो अहम केस था वो ये कि 2022 में जब 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गई तो तहरीक अदम एतमाद पे सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग को कलअदम करार दिया था, फाइंडिंग्स दी थी और ये कहा था कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाकर फौरी तौर पर जो मामला है उसको सेटल आउट किया जाए। उस फैसले के खिलाफ, यानी वो जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस का फैसला था उसके खिलाफ इमरान खान, आरिफ अलवी जो कि सदर हैं, और जो स्पीकर थे असद कैसर, और कासिम सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर थे, इन चारों ने नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की थी और आज उनके ऊपर भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। और इस समाअत के अंदर अदालत ने ये हुक्म दिया, अदालत ने नज़रसानी दरख्वास्तें तो खारिज कर दी हैं, लेकिन इमरान खान और इमरान खान और आरिफ अलवी हैं, उन्होंने गैर मौसर होने की बुनियाद पर वो दरख्वास्तें वापस ले ली। लेकिन असद कैसर और कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी का मौक़िफ़ ये था कि जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस का फ़ैसला है वो दुरुस्त नहीं है। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को ये तहफ़्फ़ुज़ देता है आइन कि वो जो भी फ़ैसले करें अपने ओहदे पर बराजुमान होके, वो फ़ैसले उनको किसी अदालत में देखा या परखा नहीं जा सकता। लेकिन अदालत उनकी इस दलील से कुछ मुतासिर दिखाई नहीं दी, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपकी नज़रसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस था उसमें किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई मामला या कोई फाइंडिंग नहीं थी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पिछले हफ्ते में कासिम सूरी के खिलाफ जो उनके इंतखाबात से मुतालिक मामला था उसमें उनकी दी हुई रूलिंग का जिक्र उठाया और कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में इंतखाबात के बाद तलब किया है। तो आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उस मामले पर एक तरह से जवाब देते हुए कहा है कि क्योंकि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में कासिम सूरी के बारे में जो अक्सरियती फैसला है उसमें कोई जिक्र नहीं था। इजाफी नोट में अलबत्ता ज़रूर जस्टिस मदर आलम मियां खलील ने फैसला दिया, ने ये कहा था कि आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए कासिम सूरी के खिलाफ, जिन्होंने स्पीकर रूलिंग देकर जो आइनी
तहरीक अदम एतमाद का आईनी इक़दाम था, उसमें रखना डालने की कोशिश की और आइन की खिलाफ वर्जी की। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं कि मेजॉरिटी फैसले के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ये समझते हैं कि कासिम सूरी ने आईनी खिलाफ वर्जी की थी और वो इस बात पर जवाब दें कि उनका क्या मौक़िफ़ है, और ये मामला अभी अदालत में ज़ेर इल्तवा है। तो खैर, नज़रसानी की हद तक ये केस निमट गया। उसके बाद बहुत से इंतखाबी केसेस भी आज अदालत के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थे, जिसमें सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी का मामला था। अदालत ने सरदार अख्तर मेंगल को जो इंतखाबात हैं अभी 8 फरवरी 2024 को होने हैं, वो लड़ने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली और फिर अदालत ने जमाल रईसानी को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त का जो नीचे ट्रिब्यूनल का फैसला था या जो नीचे हाई कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा है। उसके अलावा जो अटक से मेजर ताहिर सादिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनको पिछली हेयरिंग पे यानी जुम्मे को इजाज़त तो इंतखाबात लड़ने की दे दी गई थी, लेकिन उनके मामले के अंदर अदालत ने आज तक के लिए उनकी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त देते हुए केस को ज़ेर इल्तवा रखा था। आज कुछ इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जो मेजर ताहिर सादिक के खिलाफ शिकायत करंदा हैं, उनकी अहलिया के खिलाफ, वो आके ये कहते हैं शिकायत करंदा कि उन्होंने तो एतराज़ ही नहीं किया अपने मुखालिफ फरीक के ऊपर। तो अदालत भी हक्का बक्का रह गई कि फिर ये कैसे हो सकता है कि जब मुखालिफ फरीक एतराज़ ही नहीं कर रहा, तो रिटर्निंग अफसर एतराज़ के ऊपर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहा है। तो खैर फ़िलहाल तो मेजर जो है ताहिर सादिक अटक से उनको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इंतखाबात के बाद रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब किया है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने। तो आज क्योंकि अदालत में एक बिज़ी तरीन दिन था, बहुत सारे केसेस थे, अहम डेवलपमेंट्स हुई, जिनमें सबसे अहम डेवलपमेंट FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक केस में थी, जिसमें अपेरेंटली कुछ हुआ नहीं। खैर, कल अगर वफाकी हुकूमत यकीन दहानी करा देती है कि वो महज तनकीद के ऊपर किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि तनकीद का जो लिमिट है वो किसी ने क्रॉस की है और फिर वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा, वफाकी हुकूमत या JIT कैसे तय करेगी कि किसने कहाँ पर तनकीद की लाइन ख़त्म करके तज़हीक की जो राह है वो अपना ली है। तो ये सब कुछ कन्फ्यूजिंग है, शायद अदालत इसको देख ले कल। फ़िलहाल हम अपनी उम्मीदें फ़ौरी तौर पर, खैर मुझे है नहीं कोई उम्मीद, लेकिन अगर कोई उम्मीद किसी को है तो उसको थोड़ा-सा अलाइव रखना चाहिए। दूसरा मामला फ़ौजी अदालतों का था। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर 2023 का फैसला अच्छा था, लेकिन उसमें डिटेल रीजनिंग आने के बावजूद वो मामला तात्तुल का शिकार ही रहा। वफाकी हुकूमत को हर तरह से आज विन विन सिचुएशन मिली अदालत से एज़ यूजुअल, जैसे कि उनको चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के आने के बाद से मिल रही है। तो देखना ये है कि कल अदालत में क्या होता है और आज जो कुछ हुआ इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।